गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 महाजनपद एज, क्लास 6 हिस्ट्री बुक। हमने पिछले क्लास में देखा था कि गैंगेटिक प्लेन्स में फार्मिंग शुरू हो गई थी और बहुत सारे जनपद बनने स्टार्ट हो गए थे। तो महाजनपद किसको बोलते हैं? महाजनपद एक ऐसा जनपद होता है जिसका एरिया बहुत बड़ा और जो जनपद बहुत पावरफुल रहता है उसको हम महाजनपद बोलते हैं। तो 2600 ईयर्स अगो महाजनपद बनने स्टार्ट हो गए थे। उसमें से कुछ महाजनपद रिपब्लिक थे और कुछ महाजनपद मोनार्की थे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हमने पिछले क्लास में देखा था कि रिपब्लिक ऐसा स्टेट होता है जिसका हेड इलेक्टेड बाय द पीपल हो। एंड मोनार्की क्या होता है? जो हेरिडिटरी, मतलब जो राजा का बेटा राजा बनेगा। तो मोनार्की में ये वाला सिस्टम चलता है। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? इलेक्शन के द्वारा किसी योग्य पर्सन को हेड करने के लिए इलेक्ट किया जाता है, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है। एंड इस महाजनपद एज में न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजीज भी डेवलप होना चालू हो गई थी। अब महाजनपद एज में एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स ये सब का प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे महाजनपद एज में लोग किस तरीके का लाइफस्टाइल जीते थे और कैसे कैसे उन्होंने अपना एक्सपांसन। अब हम देखते हैं महाजनपद। विद टाइम जनपद्स डेवलप रैपिडली, मतलब जैसे जैसे उन लोग एग्रीकल्चर का विस्तार करते गए, क्योंकि जो गैंगेटिक प्लेन था वो बहुत ही फर्टाइल लैंड था, है ना। गंगा रिवर के जो आजू बाजू का जो उसका सॉइल है, वहाँ पे जो प्लेन बने हैं वो बहुत ही फर्टाइल इन नेचर है। मतलब एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा उत्पाद देता था। और झारखंड के एरिया में, झारखंड जैसे अभी भी हम जानते हैं कि वो मिनरल के लिए बहुत फेमस है। तो उस टाइम भी झारखंड वाला जो एरिया था, जो उस टाइम बिहार में आता था, वहाँ आयरन डिपॉजिट्स मिले थे, जिससे उन लोग क्या बनाते थे? टूल बनाते थे। अपने टूल और वेपन के लिए उस आयरन डिपॉजिट का यूज़ करते थे। तो जो जनपद वहाँ पे रहता था, जो जनपद बिहार वाले एरिया में था, वो बहुत ही पावरफुल बनते गया और उसके ट्रेड और कॉमर्स इंक्रीज़ होने लगे डे बाय डे। जैसे जैसे उन्होंने टूल्स बनाया, एग्रीकल्चर को रैपिडली एक्सपांड किया, तो उससे उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ने लगा और उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने लगा। और ये पावरफुल जनपद को उन लोग, ये पावरफुल जनपद किस में कन्वर्ट हो गए? महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। देखो, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ये कुछ टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है। जना क्या होता है? ट्राइब ऑफ वन लीनिएज, मतलब एक ही ट्राइब के लोग जिस जगह में रहते हैं उसको जना बोलते हैं। जनपद क्या होता है? द एरिया वेयर पीपल ऑफ वन जना लिव्ड एंड प्रैक्टिस्ड फार्मिंग, मतलब एक ही जना के बहुत सारे लोग एक जगह में जब रहें और फार्मिंग, उसी जगह में फार्मिंग और एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं जनपद। और महाजनपद किसको बोलते हैं? बिग एंड पावरफुल जनपद को महाजनपद बोलते हैं। उस टाइम बहुत सारे जनपद और महाजनपद हुआ करते थे। उसमें से सम रिपब्लिक थे और सम मोनार्कीज थे। मतलब किसी किसी के इलेक्शन के द्वारा हेड चुना जाता था, तो कोई वंशानुगत हेड, मतलब राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम चलाता था। और उस टाइम में अकॉर्डिंग टू लिटरेचर 16 महाजनपद ऑल ओवर इंडिया में थे उस टाइम। ठीक है। ये देखो, इस मैप में दिखाया गया है। देखो, ये कुरु महाजनपद है, ये मत्स्य जनपद है, ये अवंती है, पांचाल। ठीक है। तो ये सब, ये जितने भी हैं, ये ब्लैक कलर के इसमें दिखाए गए हैं, वो सब है महाजनपद उस टाइम की। स्लाइड में दिखाया गया है कि कौन कौन से महाजनपद मोनार्कीज थे और कौन कौन से रिपब्लिक्स थे। तो मगध, कोसल, अंग, काशी, ये सब थे मोनार्कीज मतलब जहाँ किंग का रूल हो और वो पोस्ट हेरिडिटरी हो, मतलब उन किंग का बड़ा बेटा ही किंग बनता था। ठीक है। और कुछ महाजनपद थे जैसे वज्जी, साक्य, मल्ल, ये सब रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक्स मतलब ये एक जनरल असेंबली, मतलब बहुत सारे मेल मेंबर्स मिलके अपना असेंबली बनाते थे
और वो उनमें से कोई एक को, अपने में से कोई एक को राजा इलेक्ट करते थे, मतलब इलेक्शन वाला सिस्टम था। रिपब्लिक थे इन लोग, ठीक है। वैशाली, कपिलवस्तु ये सब मोनार्कीज नहीं थे, इन लोग सब रिपब्लिक्स थे। मतलब इसका जो किंग था वो हेरिडिटरी नहीं था। वुमेन, स्लेव्स, बिजनेसमैन नॉट बिलोंगिंग टू द सेम lineage हैड नो पार्टिसिपेशन। मतलब इसमें क्या बता रहा है, जैसे कि आज जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते थे, वैसे ही जो रिपब्लिकन महाजनपद थे उन लोग अपना एक जनरल असेंबली बनाते थे। तो उस जनरल असेंबली में जो भी पीपल उस लीनिएज के नहीं होते थे वो उस जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। Important republics like Vajji had come to an end because of the policy of expansion which was adopted by the monarchies। देखो, जो भी रिपब्लिकन थे, जैसे कि वज्जी एक रिपब्लिकन था और मगध एक मोनार्की था। तो मगध महाजनपद ने क्या किया, एक्सपांशन किया अपना, और उन्होंने वज्जी को अपने एक्सपांडेड एरिया में शामिल कर लिया। मतलब वज्जी अब किसके अंदर आने लगा, तो मगध के अंदर आने लगा, ठीक है। रिमेंबर, हेरिडिटरी मतलब क्या होता है, जब एक बच्चा अपने फादर का पोजीशन है उसको एक्वायर कर लेता है ऑटोमेटिकली। मोनार्की मतलब जहाँ किंग का रूल होता है। रिपब्लिक मतलब जो जिसमें इलेक्टेड हेड रहते हैं, ठीक है। द राइज ऑफ मगध आज के बिहार और झारखंड वाले एरिया में आता था पहले, और क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल लैंड था और वहाँ पे मिनरल्स भी बहुत मिलते थे, तो ये एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद था उस टाइम का। 544 बीसी से लेकर 323 बीसी तक कोसल, वज्जी, मगध और अवंती एक पावरफुल महाजनपद हुआ करते थे। इन लोग के बीच में हमेशा लड़ाई चलते रहती थी, फ्रीक्वेंट वॉर्स होते रहते थे, क्योंकि सभी को अपना एरिया एक्सपांड करना था। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो मगध है, क्योंकि मगध बहुत ही पावरफुल था, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ एग्रीकल्चर के भी फर्टाइल एरियाज थे, एग्रीकल्चर के लिए भी थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने नेचुरल रिसोर्स को और अपने प्रॉस्पेरिटी को यूज़ करके ये जो कोसल, वज्जी और ये अवंती था उसको अपने एरिया के अंदर ले लिया, और नेचुरल रिसोर्सेज थे वो मगध को बहुत ही पावरफुल महाजनपद के रूप में डेवलप कर दिया। अब देखो बिंबिसारा, अब जो मगध महाजनपद था ना उसके किंग्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला था बिंबिसारा। बिंबिसारा वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ मगध। ही बिल्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी टू मेक मगध पावरफुल। He used both his army and his policy to achieve its ends। मतलब जो बिंबिसारा राजा था, बिंबिसार नाम था उसका, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी के जरिए मगध को पावरफुल बनाया। और उनकी शादी किससे हुई, प्रिंसेस ऑफ कोसल किस जगह को बोलते हैं, देखो जो छत्तीसगढ़ है उसको हम लोग बोलते थे साउथ कोसल। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है, साउथ कोशल। तो जो कोशल की प्रिंसेस थी उसने बिंबिसारा से शादी किया, और ऐसे उसको डाउरी में, उस समय तो डाउरी चलता था, तो काशी उन बिंबिसारा को डाउरी में मिल गया। मतलब बिंबिसारा मगध के साथ साथ काशी पे भी राज करने लगा। फिर उसने वैशाली की जो प्रिंसेस थी उससे भी शादी कर ली, तो ऐसे वैशाली वाला राज्य भी मगध के अंदर आ गया। और उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाया विद अदर स्टेट, जो भी वहाँ पे छोटे छोटे और अदर जो भी जनपद थे उससे भी फ्रेंडली रिलेशन बना के वो अपने एरिया को एक्सपांड करते चला गया, और चापा, अंग ये सबको वॉर से जीत लिया। इससे क्या हुआ कि उसका एरिया था जो और एक्सपांड होने लगा। मतलब पावरफुल महाजनपद पहले ही था वो, और इससे फिर वो और पावरफुल बनते गया। एडमिनिस्ट्रेशन, अब कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया बिंबिसार ने ये देखेंगे हम लोग। बिंबिसार का जो राजगृह था उसको वो ऐसे जगह में बनाया कि वो हर तरफ से सेफ रहे। मतलब
उसके आजू बाजू जो भी थे माउंटेन्स थे, तो माउंटेन्स थे तो वो जो राजगृह रहता था वो हमेशा सेफ रहता था। कोई भी अगर उन पे वॉर करता था तो राजगृह हमेशा सेफ रहता था, क्योंकि वो माउंटेन्स के बीचों बीच था। बिम्बिसार एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था, और जो भी कल्प्रिट से जैसे उसको जो भी कोई धोखा देता था उसको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट देता था, इसलिए सब उससे डर के भी रहते थे। वो रेगुलरली टैक्स कलेक्ट करता था फार्मर और बिजनेसमैन से, और जो भी उसकी आर्मी की एम्प्लॉय की एक्सपेंसेस होती थी, जो भी सैलरी रहती थी, वो टैक्स लेके उनको पे कर दिया करता था। बिम्बिसार का सन था अजातशत्रु। ये अजातशत्रु ने अपने पापा को मार दिया और उसके बाद किंग बन गया, क्योंकि मगध एक मोनार्की था, इसलिए राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसलिए फिर अजातशत्रु राजा बन गया। अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु अपने फादर के ही पॉलिसीज़ को फॉलो करता गया और फर्दर एक्सपांड किया अपने मगध साम्राज्य को। उसने क्या किया, जो वज्जी महाजनपद था उसकी जो रूलर्स थे उनके बीच में खिटपिट चालू कर दी, मतलब स्प्लिट ला दिया। जो वज्जी की असेंबली थी उसको ही उसने भंग करवा दिया कुछ षड्यंत्र रच के, और फिर उसको कब्जा कर लिया। अजातशत्रु भी अपने पापा की तरह ही बहुत ही चालाक और एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। अजातशत्रु के टाइम ही फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ राजगीर के पास सतपर्णी में। और अजातशत्रु के बाद जो भी उसके वंश आते गए उन्होंने भी मगध को एक्सपांड करने का ही काम किया। अब हम लोग एक नया डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। नंद डायनेस्टी का जो पहला किंग था उसका नाम था महापद्म नंद, और इसकी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करती थी, जिससे वो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स और कलिंग जो आज का उड़ीसा स्टेट है उसको उन्होंने जीत लिया था। इस तरीके से मगध एक बहुत ही बड़ा ह्यूज एम्पायर बन के सामने आया। लास्ट किंग था जो नंद डायनेस्टी का, उसका नाम था धनानंद। धनानंद के जो सब्जेक्ट्स मतलब जो उसके पीपल थे, जो उसके स्टेट में निवास करते थे, वो बहुत ही डिस्ट्रेस रहते थे, बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि जब भी वो टैक्स कलेक्ट करता था वो बहुत ही क्रूअल वे में टैक्स कलेक्ट करता था, तो इसलिए उसके जो पीपल थे वो बहुत ही उससे परेशान रहते थे। एट दिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य अटैक मगध। इस टाइम क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे अटैक कर दिया चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे अटैक कर दिया और धनानंद को मार दिया उस वॉर में। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी रूल करने लग गई। ये देखो, इसमें कॉइन्स ऑफ महाजनपद दिखाया गया इस पिक्चर में। ये देखो, ये इसमें इस कॉइन में कुछ बना हुआ है ऐसा हाथी शेप का। ऐसा उस टाइम का जो सब सिक्के हमें किसमें प्राप्त हुए हैं, एक्सकेवेशंस। जो पुरातत्व विभाग एक्सकेवेशन करता है उसमें हमको ये सब सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि महाजनपद एज के थे। एट दैट टाइम पीपल हैड टू पे टैक्सेस। उस टाइम जैसे आज हमें टैक्स पे करना पड़ता है अपना इनकम टैक्स, वैसे ही उस टाइम भी टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन वो टैक्स पैसे के रूप में नहीं हुआ करता था। कोई कोई टैक्स 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स। जैसे कोई खेती कर रहा है तो उसमें का 1/6वां हिस्सा वो टैक्स के रूप में किंग को सबमिट करता था। जो क्राफ्टमैन रहते थे वो कैसे टैक्स देते थे, तो जो भी वो बनाते थे वो उसमें का एक हिस्सा, जैसे बहुत सारे उन्होंने पॉट बनाया तो उसमें से कुछ पॉट एज अ टैक्स वो पे कर देते थे राजा को, और उस टाइम के बिजनेसमैन भी टैक्स पे करते थे। उस टाइम रिलीजन में भी बहुत सारे चेंजेस आए, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। देखो, जो मगध एम्पायर था वो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट पे तो कब्जा कर लिया था, और छोटे छोटे पंजाब के भी कुछ महाजनपद थे। उस समय भी कोई रूलर्स होते थे पंजाब वाले एरिया में, तो पंजाब वाले एरिया के रूलर्स को कौन डिफीट किया, ईरान और ग्रीस के रूलर्स। बाहर से जो रूलर्स आ गए वो पंजाब वाले जो एरिया है
वहाँ जो भी स्मॉल किंगडम थी, छोटी छोटी किंगडम्स थी, उनको एनेक्स्ट कर दिया और डिफीट कर दिया। ऐसे ही एक बाहर का रूलर था अलेक्जेंडर। अब हम लोग पढ़ेंगे अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर ग्रीस का राजा हुआ करता था और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने की ठान ली थी। मिडिल एशिया के कुछ कंट्रीज़ को तो उन्होंने जीत भी लिया था और ऐसे ही उस साइड से जीतते जीतते उन लोग पंजाब तक पहुंच गए थे। और इसी रास्ते में उन्होंने एक किंग से मुलाकात की जिसका नाम था पोरस। जब उन्होंने पोरस को भी हरा दिया वॉर में, तो अलेक्जेंडर ने पोरस को पूछा कि आपको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। तो पोरस बोला, जैसे एक किंग दूसरे किंग को ट्रीट करता है। तो ये जवाब सुन के अलेक्जेंडर बहुत ही खुश हो गया और पोरस को अपना एलाई बना लिया। एलाई बना लिया मतलब अपना साथी बना लिया। इसके बाद अलेक्जेंडर मगध की तरफ मूव करना चालू किया, क्योंकि उन्होंने तो पूरा वर्ल्ड को ही कॉन्कर करने का ठान लिया था। तो उन्होंने मगध की तरफ मूव करना चालू किया, पर उसकी जो आर्मी थी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ मगध को डिफीट करने या मगध से लड़ाई करने। तो इस कारण उसको रिटर्न होना पड़ा। और न्यू रिलेशन डेवलप बिटवीन ग्रीस एंड इंडियन किंगडम्स। ग्रीस और इंडियन किंगडम्स के बीच में रिलेशन डेवलप होने चालू हुए। ट्रेड रिलेशन, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होने लगा। और सिर्फ ट्रेड रिलेशन ही नहीं, ग्रीस और ईरान के बहुत सारे लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सेटल होना भी चालू कर दिए, जो कि आगे आने वाली इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।